गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने देखो मेंडलीव पीरियड टेबल के जो एडवांटेज थे, जो मेरिट थे उसकी, उसको हमने अच्छे से लिस्ट कर लिया था। ठीक है, उसको हमने समझ लिया था कि क्या क्या फ़ायदा हुआ उससे। और जो दो मेन फ़ायदे हुए थे वो थे आपके, कौन से, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ, कि करेक्ट कर दिया गया। और जो थर्ड था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसने भविष्यवाणी की या प्रिडिक्ट किया कि जो एलिमेंट नहीं खोजे गए थे वो उनकी खोज हो। ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको वो पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, मेंडलीव पीरियड टेबल को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रिजेक्ट क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या वजह थी? ठीक है, उसको अब चेक कर लेते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ एमपीटी। क्लियर होगी बात? देखो ये सारी सारी चीज़ें जो हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, चाहे मेंडलीव पीरियड टेबल का हो और चाहे आपके मॉडर्न पीरियड टेबल का हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना। ठीक है, और ये मेन मेन पॉइंट जरूर याद रखना। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सीधा सीधा कि डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है आपको। तो पोजीशन ऑफ, पहला देखो डिसएडवांटेज क्या, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल डिफाइंड। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि कोई अच्छी सी जगह इसके लिए नहीं बन रही है, क्योंकि इसे मेटल के साथ रख दिया गया है, जबकि ये एक नॉन मेटल है। समझ रहे बात को? आजकल जो मॉडर्न पीरियड टेबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हाइड्रोजन को लेके अभी भी झगड़ा चल रहा है कि इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, जिसके बेसिस पे आपका मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ भी मैच करती है। हाइड्रोजन जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हैं, उनसे इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, और इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल से भी मैच करती है। तो इस बात का झगड़ा अब भी चल रहा है कि इसकी सही पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस माना गया है, इसलिए इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। क्लियर हो रही बात? तो यही था आपका डिसएडवांटेज। देखो पहला ये, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर दूसरे डिसएडवांटेज की बात की जाए, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर नीडेड सेपरेटली इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जितने आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स मतलब सेम एटम हो, सेम, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन ये रहा देखो 1H1, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रोटियम। ये ड्यूटीरियम कहलाता है 1H2, और इसे आप ट्राइटियम बोलते हो 1H3। तो ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, मतलब तीन तरह के एटम होते हैं इसके। तो इसका अगर मास देखो तो डिफरेंट है, इसका मास देखो तो डिफरेंट है, इसका अलग है ना। तो इन तीनों के लिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे रखे गए हैं, वो सब प्लेस्ड किए गए हैं मेंडलीव पीरियड टेबल में, तो इन तीनों के लिए ही अलग अलग पोजीशन रिक्वायर्ड थी। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उस समय तक आइसोटोप्स की खोज ही नहीं हुई थी, तो वो क्या जानते। और अगर जानते तो फिर शायद मन बदल लेते कि ऐसा नहीं करेंगे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रखते फिर वो। तो ये तीन, जैसे एग्जाम्पल में देखो ये तीन है, दे रिक्वायर सेपरेट पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट मासेस। बिल्कुल सही, ये तीनों को डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट जगह पे रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये इंक्रीजिंग मास में अगर रखोगे तो पहले ये रखोगे फिर ये, लेकिन इन सब के लिए कोई जगह नहीं थी, बस एक हाइड्रोजन सिर्फ दे दिया गया, बीच में रख दिया गया। क्लियर होगी बात? थर्ड देखो, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम इज प्लेस्ड विथ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक कॉपर। जो है, इसमें जब रखा ऐसे गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखा गया कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं उनके साथ कुछ लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट हैं, जैसे कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, इन सबको रखना पड़ गया। समझ लो बात को? ताकि वो सेट मेंटेन रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस वो मेंटेन बना रहे। तो ऐसा किया गया। समझ लो बात को? तो ये भी ड्रॉबैक है, क्योंकि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, अगर हम कंपेयर करें प्रॉपर्टी, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि नहीं? तो फिर भी रखना पड़ा। तो ये उनका ड्रॉबैक था। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम इज प्लेस्ड विद द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक कॉपर इन द सेम ग्रुप। क्लियर हो गई बात? कि हाईली और कम रिएक्टिव दोनों एक साथ रखे गए। मेटल एंड नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। कोई ध्यान नहीं दिया गया इस बात का, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे थे ना, कि वो किस पे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके जो मास हो, एटॉमिक मास, किस में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो ऐसा करते समय वो मेटल और नॉन मेटल को भी उनको एक साथ रखना पड़ गया। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो मैग्नीज ले लो और ब्रोमीन, ये दोनों ही एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। समझ बात को? अब इसमें ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, लेकिन ये एमएन क्या है आपका, ये मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही एक साथ रखने पड़ गए। तो ये भी ड्रॉबैक है। देयर इज नो सेपरेट पोजीशन ऑफ नोवेल गैसेस इन एमपीटी। जो शुरू शुरू में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना था, शुरू में उसमें कोई जगह नहीं दी गई थी, वो तो बाद में डाली गई जब इनर्ट गैस की खोज हुई। ठीक है, इनर्ट गैस की खोज किया था आपके मेयर राम से मेयर राम से नाम के एक साइंटिस्ट ने नोबेल गैस की खोज की थी। उसके बाद जब नोबेल गैस की खोज हुई,
तो सबसे पहले तो रामसे ने ही उसे प्लेस करने की कोशिश की। तो उन्होंने सोचा कि इस आर्गन की खोज सबसे पहले हुई थी, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 40 है। तो उन्होंने 40 तो उन्होंने रखने की खुद कोशिश की इस एमपीटी में, रामसे ने, कि इसकी जगह कहाँ पे होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो आपके हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एल्कली मेटल के बीच में इनकी पोजीशन आनी चाहिए। समझ लो बात को, इसकी पोजीशन आर्गन की। तो इस तरह से वो सेट किया गया वहाँ पे बीच में, और वो एमपीटी में ऐड कर दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। और क्या बोला गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, या उसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला गया। क्लियर हो गई बात। तो नोबेल गैस बाद में हुआ था। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव। हाँ, ये भी कोई वजह नहीं बता पाया कि आखिर में ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी से सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम से क्यों मैच कर रही है, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ बात को। तो वो पीरियोडिक जो भी थी पीरियोडिसिटी, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सके। फिर है एनामलस पेयर। इसका मतलब क्या है, एनामलस पेयर जो होते हैं, सम एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि जब वो सेट कर रहे थे, अगर वो प्रॉपर्टी को मैच कराने की कोशिश किए कि प्रॉपर्टी मैच कर जाए एलिमेंट जो मैं प्लेस कर रहा हूँ सेम ग्रुप में, तो उसके लिए उन्हें कुछ पेयर ऐसे रखने पड़े जिसका एटॉमिक मास कम ज़्यादा था, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसे पहले रखना पड़ा, कम एटॉमिक मास वाले के पहले रखना पड़ा। बात समझ पाए। थोड़ी हवाएं तेज़ हैं इसलिए आवाज़ आ रही होगी। क्लियर होगी बात। तो ऐसे पेयर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एनामलस पेयर बोलते हैं। तो उसमें कुछ एग्जांपल आप याद रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चन है ये सब के सब। आर्गन 40 है तो पोटेशियम आप चेक कर सकते हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जाके, वहाँ पे आपके बुक में दे रखा होगा एनसीईआरटी में, वहाँ पे आप देखोगे कि आर्गन की पोजीशन पहले है, पोटेशियम की बाद में है, ठीक है। ऐसे कोबाल्ट की पोजीशन पहले है, यानी कि इसका 60 है इसका मास, इसकी पोजीशन पहले, इसे पहले प्लेस किया गया है। फिर निकल जिसका 59 है, इससे कम है, उसको बाद में रखा गया है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रखने की वो बात कर रहे थे कि हम इनके मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें रख रहे हैं, वो भी सभी जगह फॉलो नहीं कर सके ताकि प्रॉपर्टी मैच कर जाए, इसलिए उन्हें कुछ अलग भी करना पड़ा। तो ऐसे पेयर को जहाँ वो चेंज किए उसी को आप लोग क्या बोलोगे, एनोमलस पेयर। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ एग्जाम्पल याद रखना, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकिल, टेक्टिनियम और आयोडीन। इसकी तो पता नहीं, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, टेक्टिनियम 127 126। तो ठीक है, तो ये थे इसके ड्रॉबैक। क्लियर होगी बात यहाँ तक। हाँ, तो अब ढेर सारे ये इतिहास 250 साल तक क्या करते हुए, 250 साल तक झेलते हुए अंत में कहाँ पहुँचा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है। धक्के खाते खाते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहाँ से शुरू हुआ था, लेविजीरस से, है ना, और कहाँ पहुँचा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया कैसे एग्जिस्टेंस में, अब तक की कहानी जो है, इसके पीछे की जो भी कहानी है, अब तक सभी साइंटिस्ट ने बस यही कोशिश किया, यही समझाने की कोशिश की, जो एटम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो और चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा या जैसा उसका मास होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। लेकिन 1913 तक ये चीज़ वैलिड था। 1913 में वो एक यंग साइंटिस्ट जो कि इंग्लिश मैन था, इन 1913 एच मोस्ले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे उस समय, अब बिल्कुल यंग थे। उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो मोस्ले ने देखो क्या किया। मोस्ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की खोज तो बहुत पहले हो गई थी, आप जान ही रहो, इलेक्ट्रॉन बीम, कोई एक मटेरियल लिया, मटेरियल कह सकते हो, पहले उन्होंने मेटल पे ट्राई किया, मेटल लिया और उस पर बम्बार्डिंग कर दी इलेक्ट्रॉनों की, इस पर इलेक्ट्रॉन बीम डाल दिया, इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो, कैथोड रे। तो कैथोड रे यहाँ से डाल दिया गया इस पर, और जब कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन जो है स्पीड से किसी मेटल पे टकराते हैं, मेटल पे या किसी भी मटेरियल पे टकराते हैं, अधिकतर मेटल से, तो मेटल से क्या होता है, एक्सरेज, यहाँ से एक्सरे जनरेट होता है। एक्सरे एक रेज है जो यहाँ से क्या होता है, इमिट होता है, जनरेट होता है। क्लियर है बात। और ये एक्सरे, क्योंकि ये वेव है आपका, एक वेव फॉर्म में चलता है, आप जान ही रहे हो वेव, तो वेव अगर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगा, ये सब तो आप जान ही रहे हो पहले से ही, है ना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट मेटल लिया, डिफरेंट मेटल लिया, और उस हर मेटल पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग की, ठीक है। जब बम्बार्डिंग की तो उन्होंने जो भी यहाँ से एक्सरे निकला, अलग अलग मेटल से अलग अलग तरह के एक्सरेज जनरेट हुए,
और उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या किया, नोट किया एक तरफ से। समझ रहे हो बात को, नोट किया और एक ग्राफ प्लाट किया। ग्राफ किसके बीच में प्लाट किया उन्होंने ग्राफ प्लाट किया अंडर रूट ऑफ न्यू और एटॉमिक नंबर यानी कि जेड। ये एटॉमिक नंबर, पहली बार एटॉमिक नंबर का जिक्र हुआ यहाँ पे, देख लो, जो यूज में लिया गया। तो अंडर रूट वी न्यू है, ये अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड जो कि एटॉमिक नंबर है, इसके बीच में उन्होंने ग्राफ प्लाट किया। अलग अलग जब मेटल उन्होंने रखा तो उसका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग था, और वो अलग अलग एटॉमिक नंबर पे जो भी एक्सरे जनरेट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने नोट किया और उसका रूट लेके एक ग्राफ प्लाट किया। समझो बात को। और ग्राफ कैसा आया, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें वो सारे पॉइंट अलग अलग एटॉमिक नंबर के जो मटेरियल थे उनके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ग्राफ मिला इस तरह से। लेकिन जो ग्राफ उन्हें मिला वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, और यही आइडिया था इनका कि जब हम एटॉमिक नंबर लेके चल रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं तो ये ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा, तो हो ना हो ये जो वैल्यू है यानी कि ये जेड, ये आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होना चाहिए किसी भी एटम का। समझो बात को, कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी है उसकी, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पे डिपेंड होगा तभी वो वेरिएशन बिल्कुल सेम आएगा सबके लिए। समझो बात को। एटॉमिक मास के लिए जब उन्होंने चेक किया यहाँ पे एटॉमिक मास लेके, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, बल्कि क्या आया, अलग तरह का आया। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पहला आइडिया आया था कि एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तो ये उनका आइडिया था, ठीक है, मोस्ले का। अब मोस्ले जो है बहुत ही यंग थे, बहुत ही जल्दी मर गए। वो इसलिए मर गए कि जब ऑक्सफोर्ड में वो कर रहे थे, मतलब पढ़ा रहे थे और साथ में रिसर्च कर रहे थे इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो उसी समय वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट में वो क्या किए, अपना ये पढ़ाना छोड़ के जो है सेना को ज्वाइन कर लिए, और टर्की के खिलाफ 1915 में वो क्या हुआ, टर्की के खिलाफ युद्ध करते हुए मारे गए थे, ठीक है। तो किस पोस्ट पे सेना में भर्ती हुए थे, वो भी कम्युनिकेशन इंजीनियर के पोस्ट पे, एक ऑफिसर के रूप में, ठीक है। और वो वहाँ पे टर्की के खिलाफ जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट में मार दिए गए थे। लेकिन उनका योगदान, ये जो योगदान था बहुत ही बड़ा था इस कॉन्सेप्ट पे कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। उसी बात को लेके लोग आगे बढ़े। कौन आगे बढ़ा, आगे बढ़े आपके बोर बरी, नील बोर, और इन सब ने क्या किया, एक अच्छा सा पीरियोडिक टेबल बना डाला, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो फिर से पढ़ लेते हैं इनको। इन 1913 एच मोस्ले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। ए प्लॉट ऑफ रूट न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है। किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, वो एक्सरे जो वहाँ से जनरेट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी है ये, अगेंस्ट एटॉमिक नंबर जेड gave a straight line and gave a straight line